देखिए, अब अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक किया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, ताकि वो सिंपलर सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हो सकें। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स बने हुए हैं। देखिए, यहाँ पर लिवर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्टमक दिख रहा है, यहाँ पर आपको इंटेस्टाइन दिख रहे हैं, यहाँ पर माउथ दिख रहा है। तो ये सारे क्या है, एक मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसका फंक्शन क्या था, ये करता है फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, मतलब जो हम फूड खा रहे हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करेगा ताकि वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखें तो इसके कुछ फंक्शंस हैं। देखें, मैंने आपको फंक्शन इसका एक बता दिया। अब डाइजेशन शुरू कैसे होती है। डाइजेशन हमारी शुरू होती है माउथ से। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसी टाइम हमारी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक क्यूट सा नन्हा सा बच्चा यहाँ पर नूडल्स खा रहा है। जैसे उसने ये नूडल्स खाए हैं तो देखिए या इसकी फ़ौरन माउथ में क्या हो जाएगी, डाइजेशन शुरू हो जाएगी। अब जैसे ये नूडल खा रहा है, अब उसके बाद का आप सीन देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये उसने माउथ में ऐसे च्यू किया, ठीक है, तो ये आहे पोई क्या करेगा, ये अंदर क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा अपने अंदर, ये बॉडी के ले जाएगा, मतलब क्या उसको डिकल्टेशन कर लेगा फूड की। देखें, ये जैसे उसने चबा चबा कर अंदर अपने ईसोफेगस में ले गया। यहाँ पर जो माउथ है उसका फंक्शन क्या है कि यहाँ पर फूड को एक तो उसको नरम किया जाता है और दूसरा उसको चबाया जाता है। सलाइवा जो है ये फूड को नरम करने के लिए भी काम आती है और इनमें से कुछ एंजाइम भी आते हैं, जिसमें से एक एंजाइम है अल्फ़ा अमाइलेज, एक होता है लिंगुएनल अमाइलेज। ठीक है स्टूडेंट्स, काफ़ी एंजाइम्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये अल्फ़ा अमाइलेज क्या करता है, ये जो हमने अगर हमारी डाइट में देखें, हमारी डाइट में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाए ना, उनको थोड़े से अमाउंट में ये अल्फ़ा अमाइलेज जो है ब्रेक डाउन करेगा। उसके अलावा जो हमारी डाइट में दूसरे प्रोटीन्स भी होते हैं। प्रोटीन्स आप हमेशा के लिए याद रख लें कि हमारे जो माउथ में कभी भी प्रोटीन्स की डाइजेशन नहीं होती। दूसरा उसके बाद आता है हमारी डाइट में होते हैं लिपिड्स। लिपिड्स जस्ट आप समझ लें 5 to 10% आपके लिए, उससे भी आप कमी कहें तो बेहतर होगा। वो डाइजेस्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम विच इज सीक्रेटेड बाय द सलेवरी ग्लैंड्स विच इज लिंगुअल लाइपेज। अब हम इसे लिंगुअल लाइपेज क्यों कहते हैं, यहाँ पर जी मिसिंग है, टाइपिंग एरर हो गया है। क्यों, क्योंकि ये आता है सब लिंगुअल सलेवरी ग्लैंड्स में से। हमारे पास 3 ग्लैंड्स होते हैं सलेवरी ग्लैंड्स के, एक होते हैं पैरोटिड, एक होते हैं सब लिंगुअल, एक होते हैं सब मैंडिबुलर। जो सब लिंगुअल हैं उनमें से ये आता है लिंगुअल लाइपेज। अब यहाँ पर जो हम फूड का पार्टिकल खाते हैं वो चेंज हो जाता है एक सॉलिड राउंडेड फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं बोलस। अब देखें, इसने इसे चबाया, देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सॉलिड फॉर्म में ये चेंज हो रहा है। देखिए ये जाते वक्त क्या हुआ, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। मतलब अब फाइनल हम अगर इसको समराइज़ करें अपने माउथ के फंक्शंस को, यहाँ पर एक तो पहले इसको फूड को नरम किया जाता है, दूसरा इसको चबाया जाता है, तीसरा उस पर कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस की मदद से उसको मतलब उसकी केमिकल्स को उसको डाइजेस्ट किया जाता है। और दूसरी बात, अगर एक और फंक्शन देखें तो यहाँ पर फूड को एक सेमी बोलस सेमी राउंड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं बोलस। और फिर हम अपनी विल से, मतलब ये अपनी मर्जी से क्या करते हैं, इस फूड पार्टिकल को अंदर ईसोफेगस के अंदर लेकर जाते हैं। देखिए ये फिर आप विजुअलाइजेशन कर लें, ये से इसने चबाया, उसके बाद ये अंदर ईसोफेगस में इसने भेज दिया। देखिए अब दूसरी बात, अब जब इसने, आप देखेंगे कि जब इसने ये पार्टिकल खा रहा था, जब इसने अंदर दिया, देखें इस मोमेंट पर देखें तो ये जो पोर्शन है ये है, यहाँ पर जो था, एक मिनट, ये इसने चबाया और जब ये अंदर लेकर गया तो ये चीज़ यहाँ पर जो थी इसने ये अपवर्ड की तरफ मूव की। ये अपवर्ड की तरफ मूव इसलिए करती है, जो हमारे अंदर जो नॉस्ट्रल्स होते हैं ना, उसको ये बंद करते हैं, ताकि क्या है, जो हमने जो फ्रूट का पार्टिकल खाया है वो नोज़ में से बाहर ना आ जाए। और जब ये, अब देखें
ये जो अंदर जा रहा है तो यहाँ पर जो फोल्ड्स हैं पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड्स हम इसको कहते हैं, मगर आप अमेरिकेट या 9th क्लास के तो इसको आप भले याद ना रखिएगा इस नाम को। तो ये क्या कहते हैं, आपस में मिल जाते हैं ताकि क्या ये फूड अंदर पास हो सके। और आप ये दूसरी चीज़ भी गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो फूड का पार्टिकल वो पीछे वाली पाइप में गया जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस, वो आगे वाली ट्रेकिया में नहीं गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये एपिग्लोटस है और ये एपिग्लोटस क्या करता है, जब फूड का पार्टिकल आता है तो इसे क्या करता है, ये डाउनवर्ड मूव करता है ताकि क्या ये ट्रेकिया की ओपनिंग को क्लोज कर सके। अगर ये ट्रेकिया की ओपनिंग को क्लोज नहीं करेगा तो क्या करेगा जो हमारा फूड है वो ट्रेकिया में जा सकता है। अगर ट्रेकिया में जाएगा तो हमें फिर सांस लेने में, आप कहते देखते नहीं है कभी कभी हम जब खाना खा रहे होते हैं तो हमें अचानक से खांसी आ जाती है, क्या कहते हैं, हमारी दूसरी नाली में चला गया। तो उसका मतलब ये क्या होता है कि हमारा जो फूड था वो ईसोफेगस की जगह थोड़ा सा ट्रेकिया में चला गया और वहाँ पर क्या नर्व्स होती हैं, सब्सटेंस होता है और उनकी इरिटेशन की वजह से फिर हमें खांसी आती है और इसमें से फूड निकल कर वापस वही पाइप में चला जाता है। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ, माउथ से डाइजेशन हमारी स्टार्ट हुई, वहाँ से बोलस बना, बोलस क्या किया गया हमारे पाइप्स के अंदर गया, हमने ये क्या काम किया था, विलिंगली किया था, मतलब क्या अपनी मर्जी से फूड को अंदर लिया था। अब जब ये पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ माउथ आता है ना, इसके बाद जो ये डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे खाद से निकल जाता है, ये इनवॉलंटरी हो जाता है। मतलब ये जो ईसोफेगस है, ये सारी चीज़ें अब जो आगे आती जाएंगी ये हमारी कोई भी विल में नहीं होंगी। तो मैं आपको ऑफ द ईसोफेगस और स्टमक को, तो स्टूडेंट्स देखिए अब ये जो पेरिस्टालसिस है ये शुरू होती है। अब हमने ये बोलस अंदर ले लिया था, अब ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट की जो हेल्प है उसकी वजह से ये फूड जो है ईसोफेगस से जा रहा है स्टमक में। तो आप ये देख रहे होंगे कि जो फूड का पिछले वाला हिस्सा है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और जो उसके आगे वाला हिस्सा है वो रिलैक्स हो रहा है। इसी मूवमेंट की वजह से जो हमारा फूड है वो प्रोपेल करता है ईसोफेगस से लेकर स्टमक तक, और यही पेरिस्टालिक की मूवमेंट है ये अब ये थ्रू आउट चलती जाएगी ईसोफेगस से लेकर एनस तक। इसी पेरिस्टालिस मूवमेंट की वजह से जो फूड है वो अब आगे बढ़ता जाएगा, अलग अलग आर्गन से पास होता जाएगा। अगेन आप ये एक बार देख लें कि कैसे ये फूड आया, उसके पीछे वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और उसके आगे वाला हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आपको पता है, कॉन्ट्रैक्शन हो रिलैक्सेशन ये किस चीज़ का काम है, मसल्स का काम है ना। तो ये सारा मतलब क्या है, यहाँ पर जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, रिलैक्स भी हो रहे हैं, उनको स्टिमुलस मिल रहा है कि अब कोई चीज़ है वो उसको इरिटेट कर रही है उसके म्यूकोजा को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब बात आती है कि अब इस तरीके से आप एनिमेशन को देखिए कैसे ये फूड का पार्टिकल अब ईसोफेगस में से पास होकर का स्टमक में आ गया। ठीक है, तो अब स्टमक के क्या 3 फंक्शंस होते हैं। यहाँ पर फूड होता है डाइजेस्ट, स्टोर और रिलीज होता है विथ टाइम इनटू ड्यूडेनम। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब क्या, यहाँ पर फूड को जमा किया जाएगा, यहाँ पर उसको हजम किया जाएगा कुछ एक्सटेंट तक, और इसको टाइम टू टाइम स्टमक को एम्प्टी किया जाएगा स्टमक ड्यूडेनम में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। अब जब यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आती है कि जब ये ईसोफेगस से फूड स्टमक में आए ना, ये तब तक होता है बोलस। जब ये आहिस्ता आहिस्ता जब ये मिक्स होता जाएगा ना गैस्ट्रिक की सीक्रेशन से, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे तरीके से डाइजेशन हो रही है, तो तब इसका नाम चेंज हो जाएगा। तब हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे काइम। मतलब क्या, द फूड व्हेन मिक्स्ड विद द गैस्ट्रिक सीक्रेशंस इज नोन एज काइम। अब देखें ये कैसे ज़बरदस्त एनिमेशन है, ऊपर से ये फूड का मटेरियल आ रहा है और नीचे स्टमक में गल जा रहा है, मतलब क्या डाइजेस्ट हो रहा है। अब देखें कि स्टमक के मैंने आपको 3 फंक्शंस बताए, यहाँ पर फूड डाइजेस्ट होता है, स्टोर होता है और टाइम टू टाइम ये रिलीज होता है ड्यूडेनम में। अब इसमें जो स्टोरेज का तो फंक्शन आप सिंपली समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ टाइम के लिए फूड रहेगा। अब ये डाइजेशन का क्या मसला है, डाइजेशन इस तरीके से होगी कि यहाँ पर होते हैं कुछ सेल्स, वो सेल्स हैं ऑक्जेंटिक सेल्स जिनका दूसरा नाम पैराइटल सेल्स भी होता है। दूसरे सेल्स हैं जाइमोजिन सेल्स जिनका एक और नाम होता है चीफ सेल्स। एक और तरीके के सेल्स हैं जिसे हम कहते हैं म्यूकस सेल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब
ये जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं ये प्रोड्यूस करेंगे HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर को, मतलब क्या, एक एसिड को और एक ग्लाइकोप्रोटीन इंट्रिंसिक फैक्टर को। ये दोनों क्या करेंगे, ये जो हमारा बैक्टीरिया है ना, HCl क्या करेगा, जो हमारा सारे भी फूड के साथ कुछ बैक्टीरिया आ गया तो उसको क्या करेगा, उसको ख़त्म करने में हेल्प करेगा। और जो हमारा जाइमोजिन सेल से जो पेप्सिनोजिन आ रहा है ना, ये उसकी एक्टिवेशन करवाने में भी हेल्प करेगा। कि मतलब क्या, जो पेप्सिनोजिन है वो क्या इनएक्टिव फॉर्म में है, तो उसको एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए भी ये क्या HCl काम आएगा। मतलब क्या, एक तो इसका फंक्शन हो गया कि ये बैक्टीरिया को या वायरसेस को किल करने में हेल्प कर रहा है, और दूसरा ये पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने में भी हेल्प कर रहा है। उसके अलावा जो HCl है, इसकी जो pH होती है वो अराउंड होती है 1.4, ये एसिडिक pH में काम करता है। अब इसने एक जो दूसरी चीज़ रिलीज़ की थी वो है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर, अगर ये हमारी बॉडी में ये इंट्रिंसिक फैक्टर ना होना तो हमें एनीमिया हो जाएगी। मतलब क्या, हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ना, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ये हेल्प करता है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब क्या, ऑक्जेंटिक सेल्स अगर इंट्रिंसिक फैक्टर हम रिलीज़ नहीं करेंगे तो हमें क्या अनीमिया हो जाएगी। चलो जी, इसका भी किस्सा ख़त्म हुआ। उसके बाद ये आते हैं म्यूकस सेल। म्यूकस सेल दूसरा इनका नाम है गॉबलेट सेल्स। ये रिलीज़ करते हैं म्यूकस को। अगर ये म्यूकस ना होती ना तो हमारा जो ये स्टमक का सारा जो इंटरनल एस्पेक्ट्स है ना, ये गल जाते एसिड से। क्योंकि आप देखिए इतना स्ट्रांग 1.4 pH का एसिड आ रहा है, तो वो क्या करता, अंदर वाली सारी चीज़ों को क्या ख़त्म कर देता, उसको राख जलाकर राख कर देता। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, यहाँ पर म्यूकस होता है। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्टमक के ऊपर वाले हिस्से पर जो है वहाँ पर एक कंस्ट्रिक्शन है जिसे हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। यहाँ पर इसका कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। अगर ये स्फिंक्टर ना होता ना तो जब ये क्या होता, एसिडिक रिफ्लेक्स में से जो ये सब्सटेंस HCl यहाँ पर एसिड्स पड़े हुए हैं वो क्या करते, ऊपर चले जाते। तो ऊपर वो क्या करते, ईसोफेगस को क्या गालना शुरू कर देते, जिसकी वजह से क्या होता, अल्सर बन जाते। और जो अल्सर इस वजह से बन रहा है, किस वजह से बन रहा है, पेप्सिन की वजह से, HCl की वजह से ना, तो यहाँ पर जो अल्सर बनेगा ईसोफेगस में विद द ड्यू टू द रिफ्लेक्स ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट्स, इसे हम कहते हैं देखिए पेप्टिक अल्सर। ये अल्सर हो रहा है पेप्सिन की वजह से, इसलिए हम कह रहे हैं इसको पेप्टिक अल्सर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके अलावा ये जो सब्सटेंस है ये टाइम टू टाइम रिलीज होते जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखें इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये पाइलोरस स्फिंक्टर से टाइम टू टाइम ये रिलैक्सेशन होगी और ये सब्सटेंस बाहर निकलते जाएंगे। और एक आखिरी बात स्टूडेंट्स आपको बताता जाऊँ कि जो स्टमक होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसका कार्डियक ऑरिफिस, एक होता है इसका फंडस, दूसरा होता है इसका एक पार्ट बॉडी, और एक होता है इसका पाइलोरस पार्ट। ये पाइलोरस पार्ट में एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम कहते हैं पाइलोरस स्फिंक्टर, जिससे टाइम टू टाइम ये फूड के सब्सटेंस रिलीज होते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको लेक्चर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सारा बस जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और दूसरे जो ग्लैंड्स, मैं लास्ट लेक्चर में भी मैंने कहा था कि ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम है क्या, देखिए स्टमक के बाद एक पोर्शन आता है जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है इलियम। तो जो स्टमक में फूड का मटेरियल था, जो वहाँ पर जो कुछ थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद वो जाएगा ड्यूडेनम में। आप देखें कैसे जो सारा अब जो फूड का पार्टिकल है वो कैसे गया था। अब इन स्टमक से हमने खाया और माउथ से खाया, स्टमक में गया, उसके बाद अब दूसरे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। अब देखें, आफ्टर माउथ द फूड नाउ कम्स इनटू, आफ्टर यहाँ पर फूड स्टमक होगा, आफ्टर स्टमक द फूड नाउ कम्स इनटू द ड्यूडेनम। द secretions from the pancreas and liver helps in most of the digestion. The food in small intestine is called chyme. अब मैं आपको ये तीनों पॉइंट समझाता हूँ। जब तक फूड जो है स्टमक में था उसको हम कहते हैं बोलस। समझिए स्टूडेंट्स, मतलब माउथ में भी बोलस, इसोफेगस में भी बोलस, टिल द स्टमक वो बोलस ही कहा जाएगा। जब फूड का पार्टिकल मिक्स होगा स्टमक की डिफरेंट सिक्रेशंस के साथ, उसे तब हम जाकर उसका नाम चेंज करेंगे, तब हम कहेंगे काइम। मतलब द बोलस ऑफ द फूड व्हेन मिक्सड विद द गैस्ट्रिक सिक्रेशंस इट इज़ नोन एज काइम।
अब जब फूड का पार्टिकल है, फूड जो मटेरियल है, वो जब जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वहाँ पर कुछ सीक्रेशंस आएंगी। सीक्रेशंस आएंगी पेनक्रियाज से एंड लिवर में। और जो सीक्रेशंस होती हैं ड्यूडेनम के 4 पार्ट्स होते हैं, सुपीरियर, डिसेंडिंग, असेंडिंग एंड इन्फीरियर। तो जो ड्यूडेनम की सीक्रेशंस हैं वो ड्यूडेनम में जो सीक्रेशंस आएंगी लिवर और पेनक्रियाज में वो सेकंड पार्ट में आएंगी। अब देख लें इसका एक विजुअलाइजेशन, देख रहे हैं कि कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के सारे पार्ट्स में से घूमा और फिर वो निकल बाहर इंटेस्टाइन की तरफ गया। अब मैंने आपको कहा कि लिवर जो सीक्रेशंस भेजेगा, लिवर कौन सी सीक्रेशन भेजेगा, वो भेजेगा सीक्रेशन बाइल की। अब जो बाइल है, अब देखिए पहले तो आपको लिवर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देता। लिवर के 2 लोब्स होते हैं, आपको ये दिख रहा है, ये होता है इसका राइट लोब, लार्जर लोब, ये है उसका लेफ्ट स्मॉलर लोब। अब इन दोनों में से बाइल की प्रोडक्शन होती है। इन दोनों में से बाइल जाएगा विद द हेल्प ऑफ द हेपाटिक डक्ट्स। अब ये देख रहे हैं, ये वाली होगी इसकी राइट हेपाटिक डक्ट, ये होगी इसकी लेफ्ट हेपाटिक डक्ट। अब ये दोनों इनमें से आएगा क्या, बाइल यहाँ से ट्रेवल कर कर आएगा। बाइल जब ये दोनों जब ये लेफ्ट और राइट हेपाटिक डक्ट आपस में मिलेंगी तो इन्हें हम कहेंगे कॉमन हेपाटिक डक्ट, जिसमें आप ये इस वक्त ग्रीन कलर देख रहे हैं। अब फिर उसके बाद ये कॉमन हेपाटिक डक्ट में से ये जाएगा एक सेक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं गाल ब्लैडर। इसमें अब जाएगा ये बाइल। बाइल इसमें गाल ब्लैडर का ये फंक्शन होता है, तो वो बाइल को एक तो स्टोर रखता है और दूसरा उसको टाइम टू टाइम रिलीज करता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स। एक आपको मैं एक और इसका एडवांस फंक्शन बता दूं कि ये गाल ब्लैडर क्या करता है, बाइल की कंसंट्रेशन को, उसकी कंपोजिशन को मेंटेन करता है। कि अगर फॉर एग्जांपल हमने ज़्यादा फैटी एसिड वाला खाया था खाना तो वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड बाइल को भेजेगा। अगर हमने नॉर्मल खाना खाया है तो वो क्या एक नॉर्मल मतलब डाइल्यूट बाइल को भेजेगा अपने ड्यूडेनम में। तो मतलब क्या, पहले बाइल बनाया लिवर ने, वहाँ कहाँ से, फिर उसमें से कहाँ से ट्रेवल कर कर आया, राइट हेपाटिक डक्ट, लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, उन दोनों ने मिलकर क्या बना दी, एक कॉमन हेपाटिक डक्ट। कॉमन हेपाटिक डक्ट उसके बाद ये गाल ब्लैडर में चला गया बाइल, और जब वहाँ जहाँ से ये बाइल अब गाल ब्लैडर से वापस अब कॉमन हेपाटिक डक्ट की तरफ जा रहा है आगे, मतलब पाइप के थ्रू भेजना है ना, तो वो गाल ब्लैडर वाली डक्ट को हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। अब सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपाटिक डक्ट मिलकर बनाएंगी कॉमन बाइल डक्ट। और आप ये देख रहे हैं कि कैसे, अब देखें किस तरीके से ये आपस ये नीचे आई थी, फिर ये उस तरीके गाल ब्लैडर की तरफ गई और उसके बाद ये नीचे आई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बाइल का द लिवर सीक्रेट्स बाइल विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड स्पेशली फैटी सब्सटेंस। मैंने आपको बता दिया कि फूड फैटी सब्सटेंसेस और डाइजेस्ट करने में मदद करती है। बाइल की कुछ कंपोजिशन है, उसमें बाइल में होते हैं बाइल एसिड्स, बाइल साल्ट्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। इनमें से मैं आपको अगर आपको बताऊं ना कि आपकी काम की चीज़ कौन है सब में से, तो आपकी इसमें से जो काम की चीज़ है वो है बाइल साल्ट्स। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपका एक ऑर्गन हो गया जो अपनी सीक्रेशन भेजेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पोर्शन में। ठीक है स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा पैनक्रियाज। देखिए यहाँ पर एक और क्लियर विजुअलाइजेशन है आपके लिए। द बाइल प्रोड्यूस बाय द लिवर इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर फॉर सम टाइम एंड देन रिलीज अकॉर्डिंग टू द नीड्स। मतलब क्या, अगर ज़्यादा फैटी सब्सटेंस था तो ज़्यादा बाइल आएगा कंसनट्रेटेड फॉर्म में, अगर कम मतलब फैटी सब्सटेंस था तो वो कम आएगा। देखिए किस तरीके से ऊपर से ये बाइल आ रहा है, यहाँ पर स्टोर्ड है और ऊपर से बाइल आ रहा है। अब उसके बाद आता है एक ऑर्गन जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाज। पेनक्रियाज एक होलोक्राइन ग्लैंड है। होलोक्राइन का मतलब क्या है, इसमें 2 पोर्शंस होते हैं, एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन वो पोर्शन होता है जो होता है विथ डक्ट्स, वो जुड़ा है डक्ट्स के साथ, और जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो जुड़ा होता है मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ब्लड के साथ, उसमें किसी भी तरीके की डक्ट नहीं होती। मतलब मैं आपको सिंपल इसके डेफिनेशन बताऊं, exocrine glands are those glands which have ducts and endocrine glands are those glands which do not have ducts and release their secretions directly into the blood। और पैनक्रियाज ऐसा ऑर्गन है जिसमें एक्सोक्राइन पोर्शन भी है, एंडोक्राइन पोर्शन भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके पोर्शंस देख लें।
पेनक्रियाज में होता है हेड ऑफ पेनक्रियाज, बॉडी ऑफ पेनक्रियाज, टेल ऑफ पेनक्रियाज। मतलब क्या, ये पेनक्रियाज के पार्ट्स हैं। और जो हमारी जो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है ना, वो शुरू होती है टेल ऑफ पेनक्रियाज से टिल द हेड ऑफ पेनक्रियाज, जहाँ से वो क्या जाकर ड्यूडेनम के साथ अटैच होगा, वहाँ पर अपनी सीक्रेशंस देगा। अब पेनक्रियाज को मैंने आपको बताया कि ये दो तरीके का है, एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन पोर्शन क्या करेगा, वो पर करेगा एंजाइम्स की सीक्रेशन, और जो एंडोक्राइन पोर्शन है जो ब्लड में करेगा अपने मतलब सब्सटेंसेस को रिलीज, वो करेगा हार्मोन्स को रिलीज। अब हमें याद भी तो करना है ना मेमोराइज के हमें पेनक्रियाटिक हार्मोन्स कौन से हैं। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल फंडा बताता हूँ। पेनक्रियाज बना हुआ है ऐसे, एक मतलब आइलैंड नहीं होता जहाँ पर आपने देखा होगा एनिमे सीरीज में, डिफरेंट कार्टून्स में, तो एक आइलैंड होता है और उसके इर्द गिर्द क्या होता है, पानी होता है। अब देख लें, ये आइलैंड का रेफरेंस देख लें कि ये हैं उसके सेल्स, मतलब आइलैंड क्या, सेल्स, तो उसके इर्द गिर्द क्या है, पानी, मतलब क्या, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो अब मतलब क्या, इसमें आइलैंड में आप कोई भी आइलैंड होता है उसमें कोई एक तरीके का ट्री तो नहीं होता ना, अलग अलग ट्रीज होते हैं। तो इसलिए कि मतलब क्या है, यहाँ पर भी एक तरीके का सेल नहीं है, अलग अलग सेल्स हैं। तो यहाँ पर जो सेल्स हैं वो है अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स एंड सोमैटोस्टेटिन, और गामा सेल विच विल रिलीज सोमैटोस्ट। अब अब देखते जाएं, अल्फा सेल्स क्या करेंगे, वो रिलीज कर रहे हैं ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का ये फंक्शन होता है कि जब हम आजकल जैसे रमज़ान का टाइम चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। मतलब फास्ट में हम काफ़ी 12 से 13 घंटे के लिए हम कुछ भी नहीं खा रहे, तो हमारी बॉडी को क्या है, ग्लूकोज की नीड है 24/7। तो हमारी क्या, जब हम खाना नहीं खा रहे तो हमारी बॉडी में क्या है, ग्लूकोज लेवल कम होती है। तो जब ग्लूकोज की लेवल कम होती है तो उसको मेंटेन, उसको इंक्रीज करने के लिए अल्फा सेल्स रिलीज करते हैं ग्लूकागोन को। तो ग्लूकागोन क्या करता है, जो भी लिवर है, टिश्यूज है, उसमें जो ग्लाइकोजन का एक्सेस ग्लाइकोजन ग्लूकोज बनी हुई होती है, उसको ब्रेक करता है और उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। तो हमारी जैसे ब्लड में जो ग्लूकोज की लेवल है वो मेंटेन रहे। उसके बाद आते हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स रिलीज कर रहे हैं इंसुलिन। इंसुलिन तब काम करते हैं जब फॉर एग्जांपल हमने इफ्तारी की, डट कर इफ्तारी की, मीठे खाए, सारी चीज़ें खाई, तो हमारी क्या बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। तो जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो उसको अब क्या करना है, कम करना है। तो उस वक्त रिलीज करेंगे पेनक्रियाज के बीटा सेल्स इंसुलिन, जो हमारी ब्लड की ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल लेवल तक लेकर आ जाएंगे। उसके बाद एक होते हैं पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। मतलब क्या, ये होते हैं, एक आप समझ लें कि इनको, इन अल्फा सेल्स बीटा सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि ये प्रॉपरली वर्क कर सकें। उसके बाद जो गामा सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं सोमैटोस्टेटिन। इसका काफ़ी कंट्रोवर्शियल फंक्शन है। कोई मतलब काफ़ी बुक्स में लिखा होता है, जो मतलब ऑथेंटिक एमबीबीएस वाले बुक्स हैं हमारे, तो उसमें लिखा होता है कि ये क्या करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन रखता है ना। मतलब क्या, ना वो ज़्यादा ग्लूकागोन को होने देगा, ना वो ज़्यादा इंसुलिन को होने देगा। मतलब क्या, एक मेंटेनेंस दोनों में, एक इक्विलिब्रियम रखेगा दोनों चीज़ों में। एक मतलब जो काफ़ी अलग अलग बुक्स हैं उसमें एक सोमैटोस्टेटिन का ये भी फंक्शन है कि वो हमारी एपिटाइट को भी कंट्रोल करता है। अब एपिटाइट को कैसे, हम खाना खाते गए खाते गए खाते गए, एक टाइम आएगा जब हम कहते नहीं है कि नहीं भाई मेरा तो पेट मतलब इसे गले तक भर गया। मतलब क्या, हमें वो एक जो अर्ज होती है खाने की वो ख़त्म हो जाती है। मतलब कहते हैं ना, हम नहीं, यही भाई हम और नहीं खा सकते, हमारा पेट भर गया है। तो वो जो मतलब जो हमारी जो फीलिंग है वो ख़त्म हो रही है और खाना खाने की, वो भी किस वजह से कैसे होती है, सोमैटोस्टेटिन की वजह से। अब देख, मैंने क्या बताया, ये थे अल्फा सेल्स, ये हैं, और उसके बाद ये आपके बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन कर रहे हैं। उसके बाद ये हैं आपके गामा सेल्स, और ये हैं आपके डेल्टा सेल्स। इन सब के फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो ये हो गया इसका एंडोक्राइन पोर्शन। अब ये है इसका दूसरा आता है एक्सोक्राइन पोर्शन। एक्सोक्राइन पोर्शन इसका बना होता है, किस तरीके से बना होता है, एसिनार सेल से। एसिनार सेल्स क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि जो इनका शेप है वो एक क्या, राउंडेड एसिनस की शक्ल में मौजूद है, तो इसलिए हम कहते हैं इसको एसिनार सेल्स। तो एसिनार सेल्स अब क्या करेंगे, वो रिलीज करेंगे डिफरेंट एंजाइम्स को, ताकि मतलब क्या, वो फूड की डाइजेशन करवा सके।
ये जो हमने सारे हार्मोन्स वाला अल्फा बीटा सेल ये था इसका एंडोक्राइन पोर्शन। अब हम जा रहे हैं इसके एक्सोक्राइन पोर्शन के, जो यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट अब जो एक्सोक्राइन पोर्शन है उसमें जो एंजाइम्स आ रहे हैं वो हैं अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि टेल से पेनक्रियाटिक डक्ट शुरू होती है और जाती है हेड तक और हेड से ड्यूडेनम में। जो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स हैं उनमें है कि ट्रिप्सिनोजिन था एक, ठीक है। अब ये जो ट्रिप्सिनोजिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हुआ है, उसको अब हमें कन्वर्ट करना है एक्टिव फॉर्म में, जो है हमारा ट्रेप्सिन। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे ड्यूडेनम में एक एंजाइम आती है, क्योंकि हमारी जो सीक्रेशन थी पेनक्रियास की वो ड्यूडेनम में गई ना, तो वो ड्यूडेनम में एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं इंटेरोकाइनेज। वो क्या करता है, इसमें से कुछ अमाइनो एसिड्स को रिमूव करता है जो इसे इनएक्टिवेट रखते हैं। तो जो ट्रिप्सिनोजिन का जो मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन में। अब ये है हमारी एमडी कैट की मतलब बुक्स में इस तरीके से लिखा है। अगर आप आगे जाकर इंशाल्लाह जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी बार आगे जाकर बुक्स में लिखा आता है प्रोट्रिप्सिन। मतलब क्या, जो इनएक्टिव फॉर्म को हम कहेंगे प्रोट्रिप्सिन। तो जब वो एंटेरोकाइनेज की हेल्प से क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा प्रो, खत्म कर देंगे तो मतलब क्या, ट्रिप्सिन। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप कहीं पर ट्रिप्सिनोजिन देखें या प्रोट्रिप्सिन देखें तो बात सेम ही है, कोई घबराने की बात नहीं है। आपको वैसे ही पता है कि हमें घबराना नहीं है। तो जब आप, ठीक है, तो इंटेरोकाइनेज की मदद से ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया। तो अब जो बाकी का ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिनोजिन है, वो उसको भी तो हमें कन्वर्ट करना है ना। तो ये जो बाकी का जो ट्रिप्सिनोजिन है वो विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैटालाइसिस वो बाकी के ट्रिप्सिनोजिन को भी कन्वर्ट करता जाएगा इनटू द ट्रिप्सिन। ये होती है ऑटोकैटालाइसिस। अब एक और एंजाइम था जिसका नाम था काइमोट्रिप्सिनोजिन। काइमोट्रिप्सिनोजिन क्या करेगा, वो भी हेल्प करवाता है डाइजेशन में। तो वो भी था मतलब क्या, जिनकी फॉर्म में है, ठीक। तो वो मतलब क्या, इनएक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव फॉर्म को कन्वर्ट करना होता है हमें एक्टिव फॉर्म में। तो इससे जो एक्टिव करेगा वो करेगा हमारा ट्रैप्सिन। ट्रैप्सिन इसे कन्वर्ट कर देगा और आगे जाकर काइमोट्रिप्सिन क्या करेगा, बाकी के काइमोट्रिप्सिनोजिन को भी अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता जाएगा, ठीक है। अब आप देखें कैसे इस तरीके से मतलब बाइल है वो भी कैसे चीज़ों को ब्रेक कराए, एंजाइम्स है वो भी ब्रेक कराए, ताकि क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में सही से चीज़ें जा सकें, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक मिनट। अब देखें यहाँ पर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है पेनक्रियास के वो क्या है, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। अमाइलेज क्या करवाएगा, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन। लाइपेज क्या करवाएगा, लिपिड्स के डाइजेशन। ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज ये सारे प्रोटीन से रिलेटेड हैं। ये सारे प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करवाने में हेल्प करेंगे। अब देखें तो ये हमारे एंजाइम्स भी हमने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। तो उसके बाद अब मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ कि आगे होगा क्या। पहले हमने फूड खाया था, फूड पास हुआ था ईसोफेगस से, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक में से अब क्या ये आया था स्मॉल पाइलोरस स्फिंक्टर, आगे से ये ट्रेवल करे, ये अब आया था स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रेवल किया। ट्रेवल करने के बाद अब ये आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, मगर अब उसके पहले में ये जो मेजर फंक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो होता है कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन जो होती है हमारी वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए कैसे ये फूड पार्टिकल जैसे क्रॉस कर रहा है, इसकी डाइजेशन भी होती गई, इसकी एब्जॉर्प्शन भी होती गई। अब मैंने कहा कि जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो क्यों होती है, उसमें ऐसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम कहते हैं विलाय। विलाय जो है वो एब्जॉर्प्शन में उसको ज़्यादा विलाय होते हैं। विलाय के अंदर क्या है, ये देखिए छोटे 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 माइक्रो विलाय हैं। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि प्रॉपरली सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो सकें। आप ये देख रहे होंगे कि काफ़ी विलाय के अंदर ये वाइटिश कलर का सब्सटेंस पड़ा है, इसे हम कहते हैं मतलब लैक्टील्स कहते हैं। लैक्टिल्स जो हैं वो फैटी सब्सटेंस में, जो हमने फूड खाया था उसमें फैट्स भी थे तो ना, तो जो फैट्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं इन लैक्टिल्स में, और तो लैक्टिल्स पे फिर ये जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम जो है हमारा, तो उसके थ्रू ये चले जाते हैं लिवर में, तो वहाँ से जो फैटी सब्सटेंस है वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट।